कि संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इस जितने भी मौलिक अधिकार है सभी मौलिक अधिकारों के गार्जियन एक तरह से इसको हम लोग कहेंगे तो गलत नहीं है कि कोई भी अधिकार हमको मिलता है उस अधिकार को पूरा करने के लिए, ठीक है, 32 ही काम करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर कोई गाड़ी है, ठीक है, अगर कोई गाड़ी है तो सारे अधिकार, अगर उसका पार्ट पुर्जा है, ठीक है, तो इंजन इसको समझिएगा तो 32 है। ठीक है, 32 के बिना कोई भी अधिकार को आप सही ढंग से सुचारू नहीं करवा, क्योंकि राज्य क्या है, राज्य बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, वो आपके अधिकार का हनन करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन उस अधिकार को हनन के बचाव करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो 32 का प्रयोग करेंगे। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्ति विहीन है। ठीक है, हमारा मूल अधिकार तो हमको दे दिया गया, लेकिन हमारा मूल अधिकार क्या, अर्थहीन है, तर्कहीन है, शक्तिहीन। आपको जान के अजीब लगेगा से भारतीय संविधान की तुलना में 3 गुना अधिक मूल अधिकार चाइनीज संविधान में दिया गया है। लेकिन चाइनीज संविधान में क्या नहीं दिया गया था, चाइनीज संविधान में अनुच्छेद 32 नहीं है। फंडामेंटल राइट को किस तरीके से लागू करवाएंगे उसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं दिया गया था। कितना भी अधिकार अगर दे दे, लेकिन उसको लागू करवाने के लिए अगर विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई तो अधिकार परे के परे रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से तो इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, मतलब जब तक कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो, इस तरह से अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों को संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। मूल अधिकार के संरक्षण का अधिकार की बात करेंगे तो स्वयं में ही क्या होता है, एक मूल अधिकार, यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविकता भी बनाती है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। यह अनुच्छेद, ठीक है, जिसके बिना संविधान अर्थविहीन हो जाता है। ठीक है, अगर बात के 32 के बिना संविधान क्या होता है, एक प्रकार से अर्थविहीन हो जाता है। ये संविधान की आत्मा और हृदय है। अंबेडकर जी की भाषा में बात करेंगे तो अंबेडकर जी जो संविधान का आत्मा और हृदय का है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषता है, इस तरह इसे संविधान संशोधन की तरफ बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन की तहत इसको नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें निम्नलिखित 4 प्रकार के आपको प्रावधान आपको देखने को मिलता है। क्या है, तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में क्षमावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। मतलब मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में क्षमावेदन करने का अधिकार होगा। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा, उसके द्वारा रीट जारी कर सकता है। रीट जो जारी होगा वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार के रीट। कभी कभी एग्जाम में बोल देता सजाने के लिए, क्रम में है। ठीक है, ये क्या है, क्रम में। सबसे पहले बंदी, प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, फिर प्रतिषेध, फिर उत्प्रेषण, फिर अधिकार परीक्षा। संसद को शक्ति प्राप्त हुई, वह किसी अन्य न्यायालय के सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हमारे संविधान में, ठीक है, 2 ही न्यायालयों को रीट जारी करने की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन संसद अगर चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय के प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियां मतलब क्या हो सकती है, उच्च न्यायालय को होगा। ठीक है, मतलब अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय को शामिल किया गया, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रीट जारी कर सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवा निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवा निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद 359 के तहत इनको स्थगित कर सकता है। मैंने पहले ही बताया 358 के तहत। ठीक है, 358 जब लगता है इमरजेंसी में, जब लगता है तो 358 जब लगता है तो आपको मौलिक अधिकार छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार जो दिया हुआ है उसको 358 समाप्त कर देता है। ठीक है, फिर आपको जब 359 लगता है तो 359 में सारे मौलिक अधिकार, ठीक है, 6 प्रकार तो 358 में जाता है, उसके बाद जितने भी मौलिक अधिकार बचे हुए सबके सब 359 में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होता है, तो 20-21 को छोड़ के, ठीक है, 20-21 को छोड़ के 12 सारे मौलिक अधिकारों को, ठीक है, 359 जो है समाप्त कर देता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज और भी बता दूं, ठीक है, 359 तो समाप्त कर दिया, तो ये आपको, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार जो मिलता है रीट के लिए, ठीक है, 32 भी क्या हो जाता है, 359 के द्वारा समाप्त किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान।
अगर पूछेगा 32 कब समाप्त होगा तो 359 के दौरान समाप्त हो जाएगा। इस तरह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों का मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। इसे इस प्रयोजन हेतु मूल मूल और विस्तृत शक्तियां प्राप्त है। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपील प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अपील प्रक्रिया क्या होता है? हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, आप यहाँ पे जब आपका अधिकार का हनन होगा तो ध्यान में रखेंगे। अब अधिकार का हनन कौन करेगा? अधिकार का हनन राज्य कर सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, दोनों कर सकता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में सीधे के सीधे आप कहाँ जाओगे? तो सीधे के सीधे आप मतलब कहाँ जा सकते हो? तो सीधे बिना हाई कोर्ट जाए ही आप मतलब क्या आ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। विस्तृत इसलिए क्योंकि इसकी शक्तियां केवल आदेश या निर्देश तक नहीं सीमित है, यह सभी प्रकार के रीट जारी कर सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात की, इसमें शक्ति की बात करें, विस्तृत है क्योंकि इसकी शक्तियां केवल आदेश या निर्देश तक सीमित नहीं, ये सभी प्रकार के मतलब क्या कर सकती है? तो सभी प्रकार के रीट भी जारी कर सकती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 32 की बात करें, अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों को ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की नहीं, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 32 किसके लिए? मूल अधिकारों का बचाव करने के लिए, अन्य अधिकार के लिए नहीं है। जैसे जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार होता है, असंवैधानिक अधिकार है, लौकिक अधिकार है, ठीक है, ये सब में नहीं काम करेगा। अनुच्छेद 32 केवल केवल मूल अधिकारों के संरक्षण करने के लिए काम करता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोगों के अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्द में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों से संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब अगर 32 को लेकर, अगर 32 के तहत अगर हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, उसको स्वीकारना ही पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तू मैं नहीं कर सकता, मतलब मूल अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जाता कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिक निर्धारण किया जा सकता है, इसे किसी मूल अधिकार को सीधे हनन में ही प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 का बात करेंगे, इसलिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिक का निर्धारण किया जा सके, इसे मूल अधिकार के सीधे हनन के तौर पर प्रयुक्त किया जा सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अन्य नहीं है, ठीक है। मतलब क्या? मूल है लेकिन अन्य नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अन्य नहीं है, ठीक है, अनन्य अनन्य नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है, ठीक है। इस तरह उच्च न्यायालय के मूल अधिकार, ठीक है, मूल शक्तियों का निर्देश जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है, रीट जारी कर सकता है, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि आता है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्चतम न्यायालय फिर या फिर उच्च न्यायालय सीधे जाने का विकल्प होता है। आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हो, अब उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हो। अब मूल अधिकार को, ठीक है, रीट के संबंध में या फिर मूल अधिकार के संबंध में हाई कोर्ट को ज्यादा अनन्य अधिकार दिया गया कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के तहत अगर 32 के तहत जाएंगे तो 32 सीधे उसको मानना ही पड़ेगा, उसको किसी न किसी चीज पे प्रक्रिया पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट का इसमें थोड़ा ज्यादा पावर इसलिए दिया गया है कि हाई कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? निर्देश जारी कर सकता है, आदेश भी दे सकता है, रीट जारी कर सकता है, तीनों प्रकार के कर सकता है। लेकिन अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उसके पास अन्य अधिकार नहीं है, ठीक है। जबकि हाई कोर्ट के पास है निर्देश जारी करना, आदेश करना, रिट प्रदान करना, ये सबके सब है, ठीक है। और हाई कोर्ट इस पावर का प्रयोग 226 के तहत करता है। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है, ठीक है। मतलब अनुच्छेद 32 खुद ब खुद मतलब एक मूल अधिकार है, मूल अधिकार को बचाने में भी काम आता है। तो मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है, तो उससे पहले उच्च न्यायालय ही मतलब क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है लेकिन यहाँ पे उच्च न्यायालय भी जा सकता है। उच्च न्यायालय का थोड़ा रीट के क्षेत्र में थोड़ा सा मतलब विशेष पावर है। रीट प्रकार का क्षेत्र की बात, उच्चतम न्यायालय 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी करते हैं। रीट की बात करेंगे तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, उसके बाद प्रतिषेध, उसके बाद उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। संसद अनुच्छेद 32 कहते किसी अन्य न्यायालय को भी इन रीटों को जारी करने का अधिकार, जैसे चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
ठीक है, केवल उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते, कोई अन्य न्यायालय नहीं। 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बंबई में मद्रास उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार था। 1950 से पहले तीनों प्रेसिडेंसी न्यायालय में कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास उच्च न्यायालय आते थे। जबकि अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, बात है ये रीट अंग्रेजी कानून से लिया गया। ठीक है, रीट क्या कहाँ से लिया, अंग्रेजी कानून से। रीट का मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार होता है। क्या होता है, विशेषाधिकार होता है। क्या होता है रीट का मतलब, रीट का मतलब विशेषाधिकार होता है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था। राजा कैसे जारी करते थे, तो ब्रिटेन का जो राजा जो था वो मतलब रीट जारी करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चल के उच्च न्यायालय ने रिट जारी करना प्रारंभ किया। ये रिटें ब्रिटिश लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को कायम करने के लिए असाधारण उपचार थी। जो कि मतलब वहां का राजा मतलब जारी करता था रिट को, जो कि विशेषाधिकार था, राजा का विशेषाधिकार था। आगे चल के उच्च न्यायालय ने रिट जारी करना प्रारंभ किया। ये रिटें ब्रिटिश लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता का कायम करने के लिए असाधारण उपचार थी। उच्चतम न्यायालय रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय के तीन प्रकार है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का रीट संबंधी न्यायिक क्षेत्र की बात करेंगे तो उच्च उच्च न्यायालय से तीन प्रकार से भिन्न है। कैसे भिन्न है उच्च न्यायालय से, देखेंगे। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी रीट जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। जो बात बता रहे थे, तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के पास जो रिट जारी करने का जो अधिकार जो है सो उच्च न्यायालय से मतलब कम है। मतलब हाई कोर्ट के पास ज्यादा रिट जारी करने की शक्ति है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय सामान्य कानूनी अधिकार से, मतलब उच्च न्यायालय की बात करेंगे, सामान्य कानूनी अधिकार में भी रिट जारी किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत तभी रिट जारी करेगी जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। अब देखेंगे, उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य का। ठीक है, आप देखेंगे सिंपल प्रश्न यहाँ पे क्या है, पटना हाई कोर्ट रिट जारी करेगा, कहाँ करेगा, अपने क्षेत्र के अंदर। किधर करेगा, तो ध्यान में रखिए, पटना हाई कोर्ट अगर रिट जारी करेगा तो अपने क्षेत्र के राज्य को। ठीक है, या फिर यदि, ठीक है, यदि मामले दूसरे राज्य से संबंधित है तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है। ठीक है, इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। तो आप यहाँ पे उच्चतम न्यायालय तो पूरा देश भर में कहीं भी जारी कर सकता है। अगर पूछे गए रिट जारी करने में, ठीक है, न्याय क्षेत्र की बात करें किसका ज्यादा विस्तृत है, तो हाई कोर्ट के कंपेयर सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने के संबंध में उसका जो पावर जो है ना वो हाई कोर्ट के कंपेयर में कम है, क्योंकि हाई कोर्ट दूसरे ढंग का भी रिट जारी कर सकता है, जैसे संवैधानिक क्या बोलते हैं उसको, अन्य अधिकार जैसे हो गया कानूनी अधिकार वगैरह में भी रिट जारी कर सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है। कोई व्यक्ति अगर रिट को लेकर गया, अनुच्छेद 32 को मामला पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट आखिरी न्यायालय होता है। अब ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकते नहीं हम नहीं जारी करने वाला। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी परिस्थिति में उसको स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि अंतिम न्यायालय है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 226 के तहत उपचार जो होता है हाई कोर्ट का विवेकानुसार होता है। अगर हाई कोर्ट को लगेगा से नहीं हम इसमें नहीं करें तो नकार भी सकता है। ठीक है, इसीलिए विवेकानुसार हाई कोर्ट 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट नहीं नकारेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करे नकार दो तो आदमी नाउम्मीद नहीं हो जाएगा। और भारतीय संविधान में, ठीक है, लोगों को बहुत अधिकार दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से नकार नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट अपना विवेकानुसार, ठीक है, न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार भी सकता है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों को रक्षक एवं गारंटी देने वाला भी बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम अनुच्छेद 32 एवं 226 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रिटों का अभिप्राय एवं क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण।
उसे लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे संविधान जो बनाने वाले थे ना, वो मतलब बोला जाता है ना लोअर पैराडाइज, ठीक है, मतलब वकीलों का स्वर्ग बना गया है। इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द डाले, ऐसे ऐसे शब्द डाले, जो कि मतलब हो सकता है ना कोई विद्वान लोगों को तो समझने, आम लोगों के समझने की बात तो छोड़े, विद्वान लोगों को भी नहीं समझ में आया। इन्होंने इंग्लिश शब्द ही नहीं जाने, लैटिन शब्द उठा के डाल दिया। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अब क्या होता है शरीर को प्रस्तुत करना? शरीर को प्रस्तुत करने का मतलब क्या होता है? यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किया जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया। आप बोलेंगे हिरासत में रखना तो क्या सशरीर होता है क्या? सशरीर कहने का मतलब आपको सभी प्रकार के अधिकार आपको मिल रहा है तो आप सशरीर हो। जेल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सशरीर नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो सारे अधिकार का अपना प्रयोग नहीं कर सकता, वो सशरीर नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति जबरन हिरासत में नहीं रखा जाता। क्या व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जाता है व्यक्ति के हिरासत में। अगर उसने विधि का उल्लंघन किया है तो विधि के स्थापित प्रक्रिया के तहत उसको हिरासत में रख सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अब बात करिए अधिकार किससे है? तो मान सकते हैं राज्य आपको हिरासत में रख सकता है। पुलिस आया आपको गिरफ्तार करके चला गया, पुलिस राज्य का हिस्सा है। तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, सशरीर आपको मतलब क्या करना है, उपस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, आप व्यक्ति के खिलाफ भी, ठीक है, बंदी पर मान लीजिए आपने किराया नहीं चुकाया, मकान मालिक आपको गेट बंद कर दिया, बाहर से बंद कर दिया, आपके गार्जियन ऐसा कर सकते हैं, तो इस खिलाफ भी मतलब व्यक्ति के खिलाफ भी ये रीट मतलब क्या होता है, मिलता है। ठीक है, बंदी पर तस्वीर रीट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्ति का, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ध्यान में रखिए, कुछ कुछ रीट होता है केवल व्यक्ति के खिलाफ, कुछ कुछ होता है केवल सार्वजनिक प्राधिकरण, लेकिन ये रीट दोनों के तो द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, मैंने एग्जांपल बता दिया, राज्य के खिलाफ ही और व्यक्ति के खिलाफ, दोनों के खिलाफ ये रीट जारी होगा। ये रीट तब जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यह रीट तब जारी नहीं किया जा सकता है, यह रीट तब जारी नहीं किया जा सकता जब यदि हिरासत कानून सम्मत हो। अब बात करेंगे आपने क्या किया, किसी का मतलब चाकू मार दिया, ऐसा करेंगे नहीं भी, लेकिन मार दिया, चाकू मार दिया। अब ऐसे करने में राज्य आपको गिरफ्तार कर लेगी तो आप 32 के खिलाफ ये नहीं कर सकते तो महोदय सुनिए, मेरा आर्टिकल 32 हमारा क्या हो रहा है, सशरीर हम नहीं है, हमको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, इसके खिलाफ मतलब सुना जाए आपका। ठीक है, वो एक आपने कानून को तोड़ा है, आपको गिरफ्तार किया गया, आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे कंडीशन में आप 32 के प्रयोग की तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है, कार्यवाही की बात किसी विधानमंडल फिर न्यायालय की अवमानना की तहत, तो भी आप नहीं प्रयोग सकते हैं। न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया है, ठीक है, हिरासत न्यायालय के कार्य क्षेत्र के बाहर हुई है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इन संपूर्ण मतलब ये इसका ये क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हिरासत कानून सम्मत है, मतलब हिरासत में आपको लिया गया वो कानून के तहत। कार्यवाही किसी विधानमंडल न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है, आपने न्यायालय की अवमानना कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में भी आपको हिरासत में लिया जाएगा। न्यायालय के द्वारा हिरासत आपको लिया गया है, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई है। ठीक है, अब न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हुई तो फिर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसका अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, न्याय क्षेत्र क्या होगा, इस तरह का ये है, ध्यान में रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आप चलेंगे परमादेश। परमादेश ये भी लैटिन शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ये एक नियंत्रण है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का नियंत्रण है। ठीक है, मतलब न्यायालय क्या करती है, सार्वजनिक अधिकारी पे अपना एक नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, हम आदेश जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है। ये जो रीट जो था किसको जारी करते थे, राज्य के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, दोनों के खिलाफ ये रीट प्राप्त था। ठीक है, ये जो था परमादेश है, ये मतलब क्या होता है, ये मतलब न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता ताकि उनके कार्य और उनको नकारने के समय पूछा जा सके। मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं, ठीक है, आप कोई कार्य करने के लिए आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पे एसडीएम साहब है, राज्य का हिस्सा है, कलेक्टर राज्य का हिस्सा है, कोई पुलिस अधिकारी राज्य का हिस्सा है, वह किसी सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ है। ठीक है, और वो किसी कार्य को नकारने के संबंध में अगर वो कोई कार्य करता है तो आप इस रीट का, ठीक है, प्रयोग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी
इंस्पेक्टर किसी दरोगा को फोन नहीं करेगा डायरेक्ट, मतलब क्या, उस राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा उसको फोन करेगा, पूछेगा बताओ इस रीट का हनन क्यों हुआ। ठीक है, डायरेक्ट डीजीपी को कॉल लगाएगा। ठीक है, संबंधित विभाग के एकदम बड़े ऑफिसर को फोन लगाता है वो। ठीक है, सीधे उसका क्लास लगा, फिर वो नीचे, फिर वो नीचे, फिर वो नीचे, ऐसे ऐसे करते करते प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये किसी सार्वजनिक इकाई, ठीक है, निगम हो गया, अधिनिष्ठ न्यायालय हो गया, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। राज्य का सारे चाहिए तो सार्वजनिक इकाई की बात करेंगे। निगम हो गया, अधिनिष्ठ न्यायालय हो गया, उन सब में मतलब ये रीट मतलब जारी किया जा सकता है। परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता है निजी व्यक्तियों फिर इकाई के विरुद्ध। हम किसी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे हमको नौकरी, मतलब हम कोई काम करने के लिए, वो मना कर सकता है, सो ठीक है हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम स्वतंत्र है इसके लिए। तो ये रीट किसी अगर रिलायंस कंपनी पे जारी करना चाहेंगे तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो उसके खिलाफ भी नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं जारी हो सकता है। संविदात्मक दायित्व, संविदात्मक दायित्व के संबंध में भी इस रीट को जारी नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध रीट जारी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल सर्वा सर्व न्यायालय को भी इनसे पूछने का पावर नहीं है से आपने ये चीज क्यों किया। ठीक है, ये न्यायालय के जुरिडिक्शन से थोड़ा सा बाहर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये परमादेश जो होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल जो कि भारत के उच्च अधिकारी होते हैं, इनके खिलाफ ये रीट नहीं जारी हो सकता है। उच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक क्षमता में कार्यरत जो होगा उसके खिलाफ भी, ठीक है, ये रीट नहीं जारी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका परमादेश है। परमादेश का मतलब होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हम आदेश देते हैं, ठीक है, परमादेश। तीसरा रीट जो है इसमें क्या होता है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक होता है रोकना, ठीक है, स्टॉप करना, ठीक है, रोको। ठीक है, अब ये रीट जो होता है इसे किसी न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपने न्याय क्षेत्र में उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। बहुत सारे अधिकार जो होते हैं, जैसे मतलब हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रणाली है ना, एकीकृत और एकीकृत है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रणाली जो एक तरह से मतलब इस तरह का निर्माण करता है। ठीक है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय वगैरह सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो ये रीट जब प्रतिषेध जो होता है इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है, या अधिकरणों को, ठीक है, न्याय क्षेत्र में उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने से लिए किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध संबंधी रीट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। ठीक है, अब अर्ध न्यायिक क्या होगा, तो बहुत सारे अर्धनायक पर के मतलब अर्धनायक भी होता है ना, अर्धनायक प्राधिकरण होता है, जैसे कैसे मैं बताऊं, तो एनजीटी हो गया क्या, अर्धनायक प्राधिकरण है, और भी बहुत सारा, कोई ट्रिब्यूनल वगैरह हो गया। जिससे शक्ति प्राप्त हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और अर्धन्यायिक जो प्राधिकरण होता है ना वो सजा वगैरह किसी को नहीं देता, एडवाइजरी होता है। ठीक है, ध्यान में लोक रखेंगे, अदालत, लोक अदालत भी समझ है रहे हैं कि ना। नहीं? लोक अदालत, हाँ मतलब हो कि सकता है, वो सिविल भी कोर्ट सजा नहीं जैसे दे शक्ति सकती है। प्राप्त हो दीवानी मामले। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह प्रशासनिक प्राधिकरण विधायी निकायों में निजी व्यक्ति निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। अब यह मतलब किसी ये प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, निजी व्यक्ति या निकाय के लिए उपलब्ध नहीं है। यह हमेशा मतलब अधीनस्थ न्यायालय के साथ ही मतलब प्रतिषेध को जारी किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद की बात के उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक होता है प्रमाणी होना या फिर सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों या लंबित मामलों के हस्तांतरण को सीधे पत्र जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या फिर न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मतलब मान लीजिए कोई कोर्ट है, ठीक है, वो किसी चीज का जांच कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको लगता है, ऊपर वाले न्यायालय को लगता है नहीं वो उसके पास आना चाहिए, इसमें मतलब लंबित मामला, इसको स्वतः मतलब इसका निर्धारण किया जाना चाहिए, तो वैसे कंडीशन में उत्प्रेषण जारी किया जाए। लंबित मामलों के हस्तांतरण को, हाई कोर्ट में कोई मामला बहुत दिन से फंसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है भाई साहब इसका तुरंत सुनवाई होना चाहिए, तो ऐसे करने में हाई कोर्ट को बोलेगा से मामला तुम क्या करो, मेरे यहाँ हस्तांतरण कर दो, सीधे पत्र जारी कर दो, हम इस पे मतलब अपने विवेक से अपने न्यायिक क्षेत्र का, ठीक है, इस पे करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये तब जारी किया जाता है जब इसे अधिक न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून की खराबी के आधार पर जारी किया जा सकता है। इस तरह का प्रतिषेध से हटकर जो केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का होता है। ठीक है, जैसा कि उत्प्रेषण रीट सिर्फ न्यायिक या फिर अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, निजी व्यक्ति निकाय के खिलाफ नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ,
तो इसका प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, उत्प्रेषण की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे 1991 में एक फैसला आया, उच्चतम न्यायालय ने फैसला व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, उत्प्रेषण उत्प्रेषण की तरह, सॉरी, प्रतिषेध के तरह उत्प्रेषण में विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों की इकाइयों का विरोध उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जैसा बात करेंगे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसमें प्रतिषेध जो कि निजी निकाय के खिलाफ उपलब्ध नहीं थे, ये भी है, नहीं है। ठीक है, प्रतिषेध भी, सॉरी क्या नाम है इसका, उत्प्रेषण भी नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये निजी विधिक निकाय, उत्प्रेषण विधिक निकाय एवं निजी व्यक्तियों या फिर निजी इकाइयों के खिलाफ उपलब्ध नहीं है, ना तो आपका उत्प्रेषण है उपलब्ध और ना तो आपको प्रतिषेध है। ठीक है, आप चलेंगे आखिरी रिट की बात के अधिकार परीक्षा। अधिकार शाब्दिक अर्थ इसका होता है किस प्राधिकृत या फिर वारंट के द्वारा, मतलब किस अधिकार से, सिंपल सी बात करें किस अधिकार से, इसको कैसे जारी करते हैं, तो इसे, ठीक है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर किया, ये व्यक्ति के लिए भी करते हैं। ठीक है, व्यक्ति, सॉरी, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में, ठीक है, दायर अपने दावों की जांच के लिए किया जा सकता है। अतः यह, ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसका पद की बात करेंगे, ठीक है, कोई नीचे का पद है, वो बड़ा पद पे काम कर रहा है, रीट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जाए जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जाए, ध्यान में रखिएगा, मंत्रित्व कार्यालय निजी कार्यालय में जारी नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई नीचे क्लर्क है, ठीक है, मान लीजिए कोई क्लर्क है, वो ऑफिसर रैंक का काम कर रहा है, तो भाई साहब तुम किस अधिकार से कर रहे हो, ठीक है, ये अधिकार परीक्षा तुम्हारी क्या है, ठीक है, तुम्हारी किस अधिकार से काम कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी में कोई क्लर्क है और एक दिन एमडी के तौर पे काम कर लिया, तो उसके खिलाफ नहीं जारी कर सकते, वो निजी कार्यालय हो गया। ठीक है, अब मंत्री तो करा, ठीक है, मंत्री का जो कार्यालय जो होता है, पीओ में ऑफिस हो गया, ठीक है, किसी मंत्री का कार्यालय हो गया, तो उसमें भी इस रीट को नहीं प्रयोग में किया जा सकता है। ठीक है, कब होगा तो सार्वजनिक कार्यालय में, किसमें, सार्वजनिक कार्यालय में। सार्वजनिक कार्यालय में कौन सा कार्यालय होगा, तो सार्वजनिक कार्यालय राज्य का हिस्सा होता है। ठीक है, हालांकि राज्य का हिस्सा की बात करेंगे तो निजी कार्यालय भी है, लेकिन निजी कार्यालय में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, किसमें होगा, सार्वजनिक कार्यालय में इसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अन्य चार रीटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो रीट जो है, ठीक, अन्य चार रीटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है। अब जैसे अन्य चार रीट की बात करेंगे तो देखिए इसमें भी पेज है, ठीक है, अन्य चार रीट को जारी करने के लिए जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसी के द्वारा जारी किया जा सकता है। लेकिन इस व्यक्ति को, इस रीट को जारी करने के लिए इच्छुक प्लस पीड़ित व्यक्ति कोई भी जारी कर सकता है। लेकिन इसी में केस आया, पीएन भगवती वाला मामला आया, पीआईएल दायर कर सकते हैं भाई, अब कोई भी आदमी जारी कर सकता है। अब मान लीजिए इसमें बात कर लीजिए, कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति को राज्य जबरदस्ती मतलब कैद करके रखा है, तो व्यक्ति तो कैद है, वो किस प्रकार से अपने रीट का प्रयोग करेगा। ठीक है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करके रखा हो, जेल से बाहर निकलेगा तब तो रीट का प्रयोग करेगा। तो वैसे कंडीशन में कोई भी व्यक्ति रीट का प्रयोग कर सकता है। वो कौन सा मामला आया था, कौन सा था वो, बिहार की कौन महिला थी, जहां आरा की कौन सी थी, हुसैन आरा खातून। हुसैन आरा खातून। ठीक है, पीआईएल वाला मामला में ऐसा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी जारी कर सकता है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये वाला रीट जो है आपका 5वां नंबर रीट जो है, ठीक है, अधिकार परीक्षा, इसमें व्यक्ति तो करेगा ही, साथ में मतलब कोई अन्य आदमी भी कर सकता है, बाकी सब में सब रीट जारी करने पीड़ित व्यक्ति ही करेगा। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। तो सारे के सारे मामले जो थे रीट से थे। ठीक है, और आर्टिकल्स 32 की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब केवल धरातल पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके जानने वाले, ठीक है, दूर दूर तक जानने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो कभी भी आर्टिकल 32 का प्रयोग किया होगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहने में है। ठीक है, वकीलों का पैराडाइज बनाएगा, इतनी खर्चीली व्यवस्था है, आर्टिकल 32 का प्रयोग करने कोई भी व्यक्ति जाएगा, इसके लंबा चौड़ा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को एक एक के, ठीक है, दिन का इतना ज्यादा फी है, सो बस कहने के लिए है। इसका प्रयोग बहुत ही कम बार किया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा किया गया, किसी भी आम लोगों के द्वारा इसका प्रयोग करना वैकल्पिक ही नहीं है। ठीक है, व्यवस्था इतनी जटिल और जितनी प्रक्रियाहीन व्यवस्था है, इसके बारे में बहुत सारे लोग जो थे इसका मतलब क्या करते हैं, निंदा भी करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो ये बहुत ही, किसी ने भी मतलब
रेयर रेयर एंड रेयरेस्ट होता है ना, वो होता है। लास्ट टाइम कब हुआ था पता भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही जो भी केस जब 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 भी रीट जारी हुआ ना, वो हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है। समझ रहे हैं ना? जब जब हुआ है, हमारे लिए प्रश्न बना है। तो ये सारे के सारे 32 की तरह जो 5 प्रकार के जो हमें रीट जो दिया गया था उसका, अब देखें सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। सशस्त्र बल को, ठीक है, जो मूल अधिकार जो आम लोगों को प्राप्त है, केवल सशस्त्र बल को भी प्राप्त है? नहीं, नहीं सशस्त्र बल को करते। बहुत सारे मूल अधिकारों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कौन करता है? तो संसद करता है। ठीक है, क्या करता है? संसद करता है। अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी व अन्य मूल्य के अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उसे समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना। अब इसमें क्या युक्ति युक्त मतलब जो सही हो वही प्रतिबंध लगाना। ठीक है, यहाँ पे इसलिए शब्द का प्रयोग किया सो युक्ति युक्त। अभी युक्ति युक्त प्रतिबंध कौन सा होगा? क्या संसद द पार्ट ऑफ स्टेट तो कुछ भी कर सकती है क्या? वह प्रतिबंध युक्ति युक्त नहीं है या है, इसकी जांच करने के लिए हमारे पास न्यायालय है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 33 के तहत, ठीक है, सशस्त्र बल का। ठीक है, नहीं तो क्या हो सकता है, क्योंकि दाल बहादुर था, क्या ना काम था, उसे पूरा कैमरा उमरा खोल के पूरा रिकॉर्डिंग वोटिंग करना शुरू कर दिया था। वो सीआरपीएफ का बीएसएफ का एम्प्लॉय था, बीएसएफ का था शायद, जो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये अनुशासन को कायम करने के लिए है। ठीक है, अब आपका मोबाइल रखना आपका क्या है? कानून आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है। ठीक है, मोबाइल रखना, अच्छा वाला कैमरा वाला फोन खरीद सकते, जो मैंने कौन सकते, रील देख सकते, वीडियो खींच सकते, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या सैन्य अधिकारी कर सकता है? क्या सैन्य अधिकारी को मोबाइल रखना प्रतिबंधित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? प्रतिबंधित है। किया जा सकता है। आप जाके अपने आर्टिकल्स का प्रयोग करके स्ट्राइक कर सकते हो। क्या सैन्य अधिकारी बॉर्डर पे बैठ के जाके स्ट्राइक कर दे, संभव है क्या? नहीं है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे मूल अधिकारों को उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, ताकि वो मूल अधिकारों के तहत मतलब इन सब चीजों को न करें, जिससे मतलब देश की अखंडता एवं एकता बनी हुई रहे, मतलब कि हमारा सुरक्षा बना हुआ रहा है। जो उनके ऊपर एक तरह से अनुशासन भी बनाए रखना है, क्योंकि कहीं न कहीं से फंडामेंटल राइट एक तरह से व्यक्ति को मतलब क्या बना देता है, बहुत अधिक पावर बना देता, बहुत अधिक राज्य के खिलाफ पावर दे देता है। जब राज्य के खिलाफ जब पावर देगा, तो आप थोड़ा सा उदंड भी हो जाते हैं। ठीक है, उदंडता करते हैं कि नहीं फंडामेंटल राइट के। ठीक है, किसी भी आदमी देखे गलत काम कर रहा होगा, बोलेगा ऐसे, बोलेगा ये तो मेरा अधिकार है। इसी उदंडता को थोड़ा सा कम करने के लिए मतलब इनके बीच में अनुशासन बनाए रखने के लिए इस 33 के तहत संसद जो करता है, सशस्त्र सीमा, सशस्त्र, क्या नाम है उसका, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, सब पे मतलब क्या कर युक्ति प्रतिबंध लगा देती है। ठीक है, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को, न कि राज्य विधानमंडलों को। ध्यान में रखेगा, राज्य विधानमंडल किसी भी तरह का कानून नहीं बनाएगी सशस्त्र बल को लेकर। ठीक है, ध्यान रखें, इस तरह संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूलाधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखें, इस तरह का सैन्य अधिकार की कब कब लागू हुआ, तो बात इस तरह के संसद सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकार पर निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावी बनाए गए हैं। ठीक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिक संघों और राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस के मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों का प्रदर्शन का अधिकार आदि पे लोगों को लगाता है। ठीक है, प्रेस पे मुखातिब होने के स्वतंत्र पे भी अधिकार। आप कोई व्यक्ति, कोई सेना का कोई अधिकारी वगैरह ऐसा नहीं कि बुला लिया 50-100 को, ठीक है, न्यूज़पेपर वालों का मतलब एकदम प्रेस क्या बोलते हैं उसको, प्रेस का विज्ञप्ति जारी करा नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको ध्यान में होना चाहिए, जब भी सेना अपना किसी भी प्रकार का जानकारी देती है तो उनका एक विशेष प्रकार का अधिकारी होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आके नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की जानकारी देना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, पहले से तय होता है। उनका एक विशेष व्यक्ति होता है जो कि मीडिया को देखता है, वो होता है सब कुछ। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रकार अधिकार जो कि आम नागरिक को प्राप्त है, ठीक है, इन लोगों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके लिए सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, अब पुलिस बल के लिए 1966 में लाया गया। ठीक है, सैन्य बल के सदस्य अभिव्यक्ति का अभिप्राय, इनमें से एक कर्मचारी भी शामिल हुए सेना में, नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार, बूथ पॉलिस, ये सब का काम करते हैं। केवल सेना के अंतर्गत ये अधिकार उसके लिए नहीं होगा जो कि मतलब मुख्य रूप से सैनिक है, सारे के सारे सारे सैन्य कर्मचारी पे मतलब ये कानून मतलब क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित
संसदीय विधि, जहां तक मूल अधिकारों का लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल। सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित अधिकरण को उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार में अपवर्जित करती है। ठीक है, मार्शल लॉ के संबंध में, ठीक है, मार्शल लॉ के संबंध में रीट जो होगा, रीट का क्षेत्राधिकार होगा ना, अपवर्जित होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे कंडीशन की बात का मार्शल लॉ किसमें दिया हुआ है, सॉरी मार्शल लॉ बोले कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या है कि एक 35 विशेष प्रकार के 35 सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित अधिकरण है। अगर आप कोर्ट, अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह का गलती करते सेना में, तो नहीं कोर्ट मार्शल होता है। तो कोर्ट मार्शल किसी न्यायालय में नहीं होता है, सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित अधिकरण है। ठीक है, अधिकरण है, क्या है, एक तरह का अधिकरण है। ठीक है, ट्रिब्यूनल है, जो कि सेना ही मतलब ये करती है। ठीक है, अभी जाकर आपको जो सबसे मेन चीज जो समझना है, जो कि 34 में, ठीक है, 34 में आपको मार्शल लॉ का दिया हुआ। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल के बीच में क्या अंतर हो सकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग आस्पा वगैरह भी आज सवेरे करंट के पास में, करंट के क्लास में पढ़ा रहे, क्या था आस्पा, क्या था, एक तरह का मार्शल लॉ है। उसमें क्या क्या अधिकार समाप्त होगा, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आप देखिए मार्शल लॉ में मूल अधिकार क्या होता है। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू होगा। लेकिन कौन कौन सा मूल अधिकार लगेगा, तो यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे, ठीक है, पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश वैधता प्रदान कर सकता है। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। अगर 34 लगा होगा तो, ठीक है। मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। ठीक है, अब कब लाया गया है, आपको ध्यान रखें। मार्शल लॉ जो था, आई थिंक मुझे लगता है ये 1900, मार्शल लॉ, ठीक है, 1942 में आया था। ठीक है, जहां तक मुझे जानकारी है 1942 में मार्शल लॉ को मुख्य रूप से कुछ किया गया था। और उससे पहले भी मतलब मार्शल लॉ लगता था, लेकिन मुख्य रूप से साल 1942 में इसको किया गया था। ठीक है, एक बार देख, नहीं, मार्शल लॉ, आप जो बता रहे हैं ना, वो अफ्स्पा का ऑर्डिनेंस लगा हुआ था सॉरी 80 वाले। आपसा का 1900, ये मार्शल लॉ आई थिंक 1917 के आसपास ही आ गया था, 1917 ये 1919 में पहले आ गया था, था। ठीक हाँ। है, आस्पा 42 में आ गया था, हाँ ठीक 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 है। मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया। हालांकि मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, यही दिक्कत है। मार्शल लॉ तो लिखा गया, लेकिन संविधान में व्याख्या नहीं। इसका अर्थ क्या है, सीधा सीधा सैन्य शासन से। ठीक है, एक ऐसी स्थिति का परिचय है कि जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानून के तहत संचालित किया जाएगा। अब जहां पे मार्शल लॉ लगेगा, वहां का सामान्य प्रशासन काम नहीं करेगा। वहां पे जो जो सामान्य प्रशासन जो होगा, वो वहां पे काम नहीं करेगा, ध्यान में रखेंगे। वहां का साधारण कानून निलंबित हो जाएगा, उसके जगह पे मतलब क्या होगा, सेना का कानून काम करेगा। सरकारी कार्यों को किसके अधिकरणों के अधीन किया जाएगा, सेना के अधिकार के अंतर्गत कर दिया जाएगा। यह सैन्य कानून से अलग होता है। ठीक है, जो सशस्त्र बलों पर लागू है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान पे कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इसे अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, अशांति, दंगा, कानून या फिर उल्लंघन के आदि पे लागू किया जा सकता है। इसका न्याचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना। लेकिन इसमें इतना, ये थोड़ा सा सारे फंडामेंटल राइट को, कौन सा फंडामेंटल राइट को हटाएगा नहीं है, किस तरह का मतलब चीज कर सकता है, नागरिकों का मृत्यु दंड तक लागू कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में संविधान में किसी भी प्रकार का मतलब चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाता है। मतलब एक्सटेंसिव राइट है उसके पास। ठीक है, कहीं पे रोकने की बात होता है, नहीं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बीच से किसको छोड़ देना है, ये करना। इमरजेंसी में भी बीच से किसको छोड़ने की बात कहा गया है, मार्शल लॉ में नहीं होता है। वे अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिक को मृत्यु दंड तक लागू कर सकता है। ठीक है, मतलब इमरजेंसी से भी खतरनाक जो होता है मार्शल लॉ होता है। इमरजेंसी में तो नियम बनाएंगे, ये कर सकते वो नहीं कर सकते। मार्शल लॉ में संसद किसी भी तरह का बातें नहीं करती। केवल ये बात होता है आर्टिकल 34 के तहत किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लगाए जा सकते हैं। हालांकि वहां का प्राधिकरण पूरी तरीके से सेना के अंदर आ जाएगा। शासकीय व्यवस्था सबके सब सेना के अंदर आ जाएगा। प्रशासन सेना के अंदर आ जाएगा। सेना अपने हिसाब से चीजों को करेगा, और अपने हिसाब से क्या करेगा जो उसको भी नहीं पता है। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। अब आगे चलेंगे, क्या है,
आप देखेंगे हमारे यहाँ दो तरह का इमरजेंसी, जैसे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अब मार्शल लॉ, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर क्या क्या होता है, यह सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। आपका मार्शल लॉ जो लगेगा तो मूल अधिकार आपका प्रभावित होगा। यह केवल मूल अधिकारों को, यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा राजस्व वितरण एवं न्याय की शक्तियों को प्रभावित करे, संसद का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। ये मार्शल लॉ केंद्र राज्य को प्रभावित नहीं करता, जबकि राष्ट्रीय आपात केंद्र राज्य के संबंध को प्रभावित करता है। ठीक है, सरकार के पास में पावर चली जाएगी, बहुत सारी चीजें होगा। इसके अलावा राजस्व वितरण एवं निकाय शक्तियों को प्रभावित कर संसद का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मार्शल लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सरकार एवं साधारण कानून न्यायालयों को निलंबित करता है। यह सरकार एवं साधारण कानून जो होता है उसके न्यायालयों को निलंबित कर देता है। यह सरकार एवं सामान्य कानून को, न्याय को जारी रखता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये कानून एवं व्यवस्था को भंग होने पर इसे दोबारा निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। ये सिर्फ 3 आधार पर लागू हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाएगा और एक सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, इस आधार पर 3 आधार पर लागू होगा। ये क्या होगा, जैसे दंगा हो गया, ठीक है, माहौल ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो ऐसे कंडीशन में मार्शल एक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है, किसी हिस्से में भी लागू किया जा सकता है, दोनों कंडीशन के। मार्शल लॉ एक साथ पूरे देश में नहीं लगा सकते। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में लगा हो सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मार्शल लॉ लगा हुआ, पटना में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इमरजेंसी लगाना होगा तो मान सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में लगा सकते हैं और पूरे बिहार में भी लगा सकते हैं, ऐसा होगा। ठीक है, ध्यान में रखें। लेकिन इसको एक साथ पूरे, एक साथ पूरे देश में इमरजेंसी को तो लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ पूरे देश में मार्शल लॉ को नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई, जबकि इसके लिए संविधान में सुस्पष्ट है। 352 है। ठीक है, इसके लिए 34 तो है। किस आधार पे लगाएंगे ये तो है, लेकिन इसमें क्या आधार लगेगा, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट जाएगा, नहीं यहाँ पे तो है ना। बोलते हैं ना 358 लगेगा तो 19(6) के तहत जो 6 गो जो मिला हुआ वो गायब हो जाएगा। उसके बाद 359 आएगा, 359 की बात के सारा को खत्म कर देगा। जो मौलिक अधिकार को बचाव करने के लिए जो 32 जो रहता, 32 को भी 359 समाप्त कर देगा। ठीक है, 20-21 नहीं समाप्त होगा किसी भी परिस्थिति में, लेकिन यहाँ पे तो आपका 20-21 भी समाप्त हो जा रहा है ना। ठीक है, तो दोनों को दोनों क्या है, तो सैनिक कानून और राष्ट्रीय आपातकाल के बीच में आपको डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न, दोनों के बीच में विभेद अंतर तालिका 3.7.3 में दिखाया गया। ठीक है, अब कल क्या पढ़ेंगे, तो कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है वो देखेंगे। 1 मिनट। अब देखेंगे संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, इससे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो ठीक है, इन सबको थोड़ा डिटेल से कल कोशिश करेंगे समझने की। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी। जी सर। यस